जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन में। हम पिछली वीडियो तक देख चुके थे मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री को, जहाँ मैंने आपसे बातें की थी कि किस तरह दिल्ली सल्तनत बनी थी 1206 से 1526 तक। उसके बाद आया मुग़ल काल 1526 से 1707। हालांकि मुग़ल काल इसके आगे भी रहा था, 1707 से 1857 तक भी रहा था, लेकिन उसको हम पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में। तो जो चैनल पर न्यू है उन्हें बता दूं, अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप सबसे पहले जाकर जो फर्स्ट वीडियो है मिडाइवल की, वहाँ से स्टार्ट करें देखना, जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर वे में समझ में आती हुई जाएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो आगे की वीडियोज होंगी वो भी आप तक पहुंचती रहेंगी। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम खराब किए। आधुनिक काल, मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले बात आती है कि आधुनिक काल या मॉडर्न था, यह कौन सा टाइम पीरियड था, यह कब की बात हो रही है। यह बात तब की हो रही है जब 1707 में मुग़ल राजा औरंगजेब की मौत हो जाती है। तो उसके बाद में जो जो मुग़ल सल्तनत है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ जो बाहर की यूरोपियन कंपनियां थीं, जैसे कि आपने सबसे पहले नाम सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी तो यूरोप से आई थी। एक थे जो पुर्तगाली थे, और उसके अलावा डच थे और डेनिश थे। ठीक है, या मैं कहूँ फ्रांसीसी थे। तो यह सब भी अपने इंडिया में आना चाह रही थी व्यापार करने के पर्पज़ से। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको पता है कि सोने की चिड़िया कहा जाता था हिंदुस्तान को, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत सारे थे और हमारे यहाँ पर काम करने वाले लोग भी काफ़ी थे, मेहनती लोग हुआ करते थे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी, कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने और सारी कंपनियों को पछाड़ दिया और ख़ुद ही यहाँ पर 200 साल तक राज किया। ठीक है, उसके बाद आप एक जो पार्टी है उसका नाम सुनते होंगे, कौन सी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो उसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, कौन कौन उसका हेड रहा। ठीक है, हम सारी बातें देखते हुए चलेंगे। और आज ही हम, और इसी वीडियो में तो मुश्किल हो पाएगा, पर मॉडर्न में ही हम देखते हैं कि किस तरह हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग आती है भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। और आपको बता दूं, मैं ये जो PDF है ये मेरे खुद की नोट्स हैं, और इसकी PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो, और उसकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन है। ठीक है, तो भारत में यूरोपियन कंपनियाँ थी, वो कैसे कैसे आई थी, कौन कौन सी कंपनियाँ आई थी और आई क्यों थी। तो भारत में यूरोपियन कंपनियां ये आई थी मसालों का व्यापार करने, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया में लोग जो मसाले हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा खाते हैं मसाला यहाँ पर। जैसे आप बाहर जाओगे फॉरेन में, विदेश में, या मैं कहूँ इंडिया में ही जितनी भी बड़ी बड़ी होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, जैसे कि ओबरॉय है, ललित है, यहाँ जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर मसाला बहुत कम, ना के बराबर खाने में डालते हैं। ठीक है, क्योंकि जो विदेशी थे उनके यहाँ मसाला कम होता था और अपने इंडिया में मसाला बहुत ज़्यादा होता था। तो जो यूरोपियन कंपनियाँ थी वो यहाँ से मसालों का व्यापार या बिजनेस करने आई थी। ठीक है, यूरोपियन लोगों के द्वारा मसालों का व्यापार शुरू करने से पहले जो अरब थे, जो अरब कंट्रीज थी, वो इनको मसाला उपलब्ध करवाया करते थे। लेकिन जो रास्ता था, मतलब मैं कहूँ कि जो अरब कंपनियाँ थी वो यूरोप को मसाला दिया करती थी, तो वो रास्ता बंद हो गया था 1453 में। आपको ये याद नहीं करना है। इसलिए जो यूरोप था उसके लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम हिंदुस्तान से, इंडिया से ही मसालों का बिजनेस करना शुरू कर लें। ठीक है, क्योंकि मसालों के दो इस्तेमाल जो यूरोपियन थे वो किया करते थे। एक तो कौन सा, कि जो नॉन वेज अपने यहाँ तो फिर भी कम खाते हैं, जो यूरोप है वहाँ पर मसाले जो नॉन वेज है ज़्यादा खाते हैं उसको, इसलिए नॉन वेज को सेफ रखने के लिए, जिससे ख़राब ना हो, और इस स्वाद के लिए करते थे। तो उन्होंने सोचा कि अरब से तो हम अपना बिजनेस कर नहीं पा रहे हैं, इंडिया से ही अब हम जो मसाले हैं उनका बिजनेस किया करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि सबसे पहले कौन आया इंडिया यूरोप से, तो उसका आंसर जाता है बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज, यह पुर्तगाल के यात्री हुआ करना था। आपको इसका नाम भी याद रखना है, बार्थोलोम्यू डियाज। और कब आया था, 1487 में। ठीक है,
अपनी यात्रा शुरू की थी। और आपको याद रहे, एक ये क्वेश्चन भी बनता है कि उत्तम आशा के द्वीप तक कौन सा यूरोपियन पहुंचा था सबसे पहले, या बन सकता है कौन सा पुर्तगाली सबसे पहले आया था उत्तम आशा के द्वीप तक। ठीक है, तो उसका आंसर होता है बार्थोलोम्यू डियाज। इसका आंसर आपको वास्को डी गामा नहीं करना है। ठीक है, और ये यहीं से वापिस हो गया था, इसलिए इसे उत्तम आशा के द्वीप का खोजकर्ता माना जाता है। बस समझ आई आपको। अगर आपके आंसर आता है, क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सबसे पहले कौन आया था, वो आया था वास्को डी गामा। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि उत्तम आशा के जो द्वीप है वहाँ तक कौन आया सबसे पहले, तो आंसर जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, उसके बाद है एक है अपना कोलंबस। कोलंबस क्या है, कुछ समय के बाद एक स्पेन, आप सभी ने सुना होगा, जो अमेरिका की खोज करता है। अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। तो स्पेन से एक यात्री आया था कोलंबस। ठीक है, तो 1492 में अपनी यात्रा शुरू की थी और वो अमेरिका पहुंच गया था, इसलिए कोलंबस को अमेरिका का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में अब नाम आता है वास्को डी गामा, जिसका नाम आप सभी ने सुना है। आपको याद रखना है 1498 में आया था। आपको ईयर भी याद रखना है 1498। 1498 में भारत पुर्तगाल से आया था कौन, वास्को डी गामा। लेकिन उत्तम आशा के द्वीप तक पहले कौन आया था, बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, और वास्को डी गामा के आने के बाद में कंपनियों का आना जाना शुरू हो गया था, क्योंकि कहते हैं कि जो ये पुर्तगाली आए थे, इनको कम से कम 200 गुने का फायदा हो रहा था व्यापार में। बात समझ रहे हो, 200 गुना किसको कहते हैं, 200 टाइम्स इनको बिजनेस में फ़ायदा हो रहा था, इसलिए इसके बाद में कंपनियों का आना जाना शुरू हो गया। बात आती है कि जो वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, तो इंडिया में कहाँ आया था, यह आया था केरल में। याद रहेगा आपको, 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले अपने इंडिया आता है। ठीक है, कहाँ से, पुर्तगाल से। और कहाँ आता है, केरल में आता है। केरल में कोई जगह है कालीकट, सुना भी होगा आपने, केरल में जगह है कालीकट। और कालीकट का राजा उस टाइम कौन था, जमोरिन। ठीक है, फिर भारत में यूरोपियन कंपनियां आई थी, वो कैसे कैसे आई थी, सबसे पहले कौन आया था, सबसे आखिरी में कौन गया। तो इसका आपको याद रहना चाहिए कि भारत में जो यूरोपियन कंपनियां आई थी, सबसे पहले आई थी पुर्तगाल, और सबसे आखिरी में गया भी कौन था, पुर्तगाल ही गया था। हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल तक राज किया है, लेकिन वो सबसे पहले नहीं आई थी और सबसे आखिरी में भी नहीं गई थी। सबसे आखिरी में गई थी पुर्तगाल, कहाँ से गई थी, गोवा से। ठीक है, ये दिया हुआ है सीक्वेंस, आपको थोड़ा माइंड में सेट होना चाहिए। पहले आया था पुर्तगाल, फिर आए थे डच, थर्ड पे आए थे अंग्रेज, या मैं कहूँ ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, फोर्थ पे आए थे डेनिस, फिफ्थ पे आए थे फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से कहाँ आए थे, फ्रांसीसी, जैसे जो आपका एरिया है कौन सा, पुडुचेरी वाला, ये एरिया, यहाँ पर फ्रांसीसी रहे थे। ठीक है, फिर है पुर्तगाली। भारत में आने वाला पहला यात्री कौन था, वास्को डी गामा था, क्योंकि जो बार्थोलोम्यू डियाज था वो इंडिया नहीं आया था, वो ओनली उत्तम आशा के द्वीप तक पहुंचा था। ठीक है, तो भारत में आने वाला पहला यात्री कौन हो गया, वास्को डी गामा हो गया। यह भारत में 1498 में आया था। ठीक है, यह उत्तम आशा के द्वीप से होता हुआ आया था, जबकि जो बार्थोलोम्यू डियाज था वो उत्तम आशा के द्वीप पर रुककर वापस लौट गया था पुर्तगाल। लेकिन जो वास्को डी गामा है, यह आगे भारत की ओर आ गया था, कहाँ से, उत्तम आशा के द्वीप से होता हुआ। ठीक है, सबसे पहले किससे मिला था, बताया था आपको, केरल में जगह है कालीकट, वहाँ मिला था, वहाँ का राजा था जमोरिन। ठीक है, जमोरिन ने इसका स्वागत किया था और जमोरिन ने इसको भारत से व्यापार करने की परमिशन दे दी थी। ठीक है, वास्को डी गामा ने 60 गुना प्रॉफिट था, लाभ था, वो कमाया था, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा इतना। वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार 1502 में आया था। आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, फिर भी कोई इसको पूछता नहीं है, याद कर लो, पर आपको जो पहली बार कब आया था वो याद होना चाहिए, 1498 में आया था। याद कर सकते हो कि दूसरी बार कब आया था, 4 साल बाद आया था, 1502 में आया था। अब बात आती है पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री थी वो कहाँ पर खोली थी, उसका आंसर जाएगा कोची में। कोची कहाँ है, कोची भी केरल में ही है। तो पहली फैक्ट्री खोली थी कोची में और दूसरी खोली थी कन्नूर में। ठीक है, याद रहेगा आपको, क्योंकि सबसे पहले केरल में कलिकट के जो राजा जमोरिन से आके मिला है, तो केरल में ही दो अपनी फैक्ट्रियाँ खोलेगा।
पहली फैक्ट्री खोल दी कोची में, दूसरी खोल दी कन्नूर में, ठीक है। अब है भारत में पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। इनका आपको नाम याद होना चाहिए। पहला नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। दूसरा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर है। दो नाम आपको याद होने चाहिए, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। आप थोड़ा माइंड में सेट कर सकते हो कि बात हो रही है पुर्तगालियों की, लेकिन आपको नाम याद रखना है फ्रांसीसी करके, तो हो गया फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ऐसे ही है दूसरा नाम अल्फांसो डी अल्बुकर्क, कि कोई आदमी का है बुर्का पहन के आया हुआ है, उसे याद कर लोगे आप अल्फांसो डी अल्बुकर्क, क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें 4 ऑप्शन देखोगे, आपको तुरंत देख लोगे कि हाँ इसका आंसर ये है। इसी हिसाब से आपको चीज़ें याद करनी है ना। 2 पुर्तगाली गवर्नर याद करने हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा और अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। लेकिन जो इसमें अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, मतलब एक तरह से कहूँ जो बुर्का वाला है, उसका आपको वास्तविक रियल फाउंडर मानना है, ठीक है। और पुर्तगाली कंपनी का फाउंडर कौन है? वैसे वास्को डी गामा था, क्योंकि वास्को डी गामा के बाद ही एक तरह से यहाँ पर व्यापार शुरू हुआ था। एक तरह से वास्को डी गामा ने ही भारत में सबसे पहले कदम रखा था पुर्तगाल से। उसने ही यहाँ पर कंपनी सेटअप की थी, उसने ही यहाँ पर कंपनी अपने बिजनेस को चलाने की बात की थी, इसलिए उसको तो कहते हैं संस्थापक फाउंडर। लेकिन बेसिकली जो बाद में ज़्यादा काम किसने किया था, वो किया था वास्को डी गामा। जैसे हमने पढ़ा था मेडाइवल में कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका संस्थापक या फाउंडर तो कहते हैं किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन जो रियल फाउंडर है, वास्तविक संस्थापक है, जिसने अच्छा काम कराया था, उसको बोलते हैं इल्तुतमिश को, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर है कि वास्को डी गामा को पुर्तगाली कंपनी का फाउंडर मानते हैं, और जो रियल फाउंडर है वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। और इसने बीजापुर से गोवा को 1510 में जीत लिया था। आप इसको याद कर सकते हो कि किसने बीजापुर से गोवा को जीता था, ठीक है। फिर है गोवा को इस कंपनी की फैक्ट्री बनाया गया। जब गोवा को जीत लिया है तो गोवा को इस कंपनी की फैक्ट्री बना दिया है। पहले फैक्ट्री कहाँ हुआ करती थी, कोची में, कन्नूर में हुआ करती थी। बाद में जब गोवा को जीत लिया है तो इस कंपनी को अपनी फैक्ट्री बना दिया था। इसने कोची में फिर कंपनी का जो मुख्यालय था वो बना दिया, हेडक्वार्टर बना दिया था। और इसने पुर्तगालियों को भारतीयों से विवाह करने की इजाज़त दे दी थी। किसने? जो इसका रियल फाउंडर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, उसने बोल दिया पुर्तगालियों को कि आप जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, इनसे आप शादी कर सकते हो। और इसकी मृत्यु हो गई थी 1515 में। आपको याद ना करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने इतने सारे काम कर दिए तो धीरे धीरे जो पुर्तगाली कंपनी है वो धीरे धीरे हो गई पावरफुल, ठीक है। और इसने एक तरह से उस टाइम पे और कोई यूरोपियन कंपनी यहाँ नहीं थी, तो इसका यहाँ पर एक छत्र राज हो गया। मतलब मैं कहूँ इसकी यहाँ पर मोनोपोली हो गई थी बिजनेस में, ठीक है। और एक बात है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे एक बात आती है कि इंडिया में बाहरी यूरोपियन कंपनी में से किसकी नौसैनिक पावर, या मैं कहूँ नौसेना शक्ति किसकी ज़्यादा शक्तिशाली थी, या मैं कहूँ किसकी नेवी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसका आंसर जाता है पुर्तगाली। पुर्तगालियों की जो नेवी है, ठीक है, नौसैनिक शक्ति है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, शक्तिशाली हुआ करती थी। ऐसे ही जब बात आती है महाराजा शिवाजी की, महाराष्ट्र के जो मराठा हैं, शिवाजी हैं, जब उनकी बात आती है तो उनका भी कहते हैं कि उनकी भी नौसेना शक्ति काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी मानते थे कि सागर पर हम ही राज करने वाले हैं। इस कंपनी के 100 साल बाद में भारत में आई थी फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इस कंपनी की सबसे अधिक लड़ाइयाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई हैं। आपको पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पर काफ़ी टाइम तक राज किया है, वो भी काफ़ी पावरफुल रही है। और अभी फ़िलहाल में जो पुर्तगाल है काफ़ी पावरफुल चल रही है, तो दोनों में काफ़ी समय तक झगड़ा हुआ था, लड़ाइयाँ हुई थी, ठीक है। इसलिए जो अब चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, तो इस वजह से धीरे धीरे जो पुर्तगाली कंपनी है ये धीरे धीरे कमज़ोर होती हुई चली गई। पुर्तगाली कंपनी
सबसे पहले आई थी और सबसे बाद में 1961 में 1961 में गोवा से गई थी। आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली कंपनी सबसे आखिरी में इंडिया से कब गई थी। आंसर जाएगा 1961 में। कहाँ से गई थी? गोवा से गई थी। इस कंपनी ने गोवा में 1530 में अपना मुख्यालय बनाया था। फिर है डच। अब डच आपने कभी किसी देश का नाम सुना नहीं होगा। बेसिकली जो आपने नाम सुना है हॉलैंड और नीदरलैंड, ये यहाँ के निवासी हुआ करते थे, यहाँ के रहने वाले हुआ करते थे। ये भारत में आए थे, आपको याद नहीं करना है कब आए थे, आप भूल जाओगे, ठीक है। और ये आपको याद कर लेना है कि डचों ने इस कंपनी की स्थापना 1602 में की थी, ठीक है। डच कंपनी ने अपनी पहली कंपनी खोली थी मसूलीपट्टनम में। आपको याद होना चाहिए कि डच कंपनी आई थी, कब आई थी? 1602 में आई थी। और उसने अपनी पहली कंपनी कहाँ खोली थी? वो खोली थी जगह का नाम था मसूलीपट्टनम और मुख्यालय बनाया था कुलिकट में, ठीक है। फिर डच कंपनी के कुछ सालों के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई थी। इस कंपनी का भी ज़्यादा झगड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही हुआ था। फिर एक युद्ध है जो आपको याद होना चाहिए, छोटा सा है, युद्ध का नाम है बेदरा का युद्ध। नाम क्या रहेगा? बेदरा का युद्ध। बेद याद कर लो, बेद नाम का आदमी होता है ना, बेद प्रकाश बेद, तो बेदरा का युद्ध है, ठीक है। डच कंपनी के साथ होगा, किसका? EIC का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। 1759 में होगा और बेदरा के युद्ध में जो डच थे उसको हरा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने और यह कंपनी भारत से चली गई। याद रहेगा, जो युद्ध है इम्पोर्टेंट है, नाम याद होना चाहिए, बेदरा का युद्ध। याद कर सकते हो, बेद से, बेद होता है, बेद में भी 2 लेटर आ रहे हैं, बे और द। ऐसे डच है तो आप डच में भी 2 लेटर हैं, ग और च, उससे याद कर सकते हो। 1759 में युद्ध हुआ है और जो डच हैं वो हार गए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी या मैं कहूँ अंग्रेजों से हार गए थे और ये छोड़ के चले गए भारत को। फिर आती है ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने हमारे यहाँ पर 200 साल तक राज किया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको याद होनी चाहिए, कब और कहाँ हुई थी। यह हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के लंदन शहर में। तो इंग्लैंड है वो तो आपको याद रहेगा ही, और जो उसका लंदन शहर है वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर। याद कर लो, जैसे कि कोई जो साल है वो ख़त्म होने वाला है 31 दिसंबर 1600। और आपको मैंने पहले बताया भी था मिडाइवल में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय दिल्ली में या मैं कहूँ मुगल राजा कौन था? आंसर था अकबर। याद है ना आपको? अकबर उस समय राजा हुआ करता था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। लेकिन अब ये क्वेश्चन आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले हिंदुस्तान में आकर किस मुगल राजा से मिली थी? तो उसका आंसर जो अकबर है वो नहीं होगा, उसका आंसर होगा जहांगीर, ठीक है। अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, लेकिन जब व्यापार करने की बात आती है तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मिलती है जहांगीर से। अभी वो आएगा तो अपन देखेंगे उसको, ठीक है। उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। याद रहेगा, एलिजाबेथ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो इंग्लैंड की महारानी है एलिजाबेथ प्रथम, और इस समय भारत का राजा है अकबर। यह कंपनी 1601 में इंडोनेशिया पहुंची थी, ठीक है। और यह कंपनी जहांगीर के समय में भारत आई थी, ठीक है। जब अकबर के समय में तो यह कंपनी बन गई थी लेकिन भारत नहीं आई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। फिर है जहांगीर से मैंने बताया था, जहांगीर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आती है। तो क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर के दरबार में जो अंग्रेज आया था वो कौन सा आया था बात करने के लिए, व्यापार बिजनेस की बात करने के लिए? सबसे पहला नाम होता है कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। यह 1608 में आया था। यह मिला था जहांगीर से आगरा में। याद होना चाहिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। वो मिला था आपसे आगरा में जहांगीर से। जहांगीर ने इसको भारत में बिजनेस करने की परमिशन नहीं दी, मना कर दिया कि नहीं, तुम यहाँ व्यापार नहीं करोगे। और जहांगीर ने इसको कहा था इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, क्योंकि यह कैसे याद कर सकते हो कि क्योंकि ये कैप्टन था तो बढ़िया कैप लगा के सूट बूट पहन के आया था। जहांगीर ने पहली बार देखा था कि ऐसी भी कोई वेशभूषा होती है, कोट पैंट और बढ़िया कैप लगा के, तो इसको बोल दिया कि तुम तो इंग्लिश हो, तो बोल दिया इंग्लिश खान, क्योंकि खान तो जहांगीर खुद था।
तो उसको उपाधि दे दी थी इंग्लिश खान की। क्वेश्चन बनेगा ये क्वेश्चन कि इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी? वो दी थी कैप्टन विलियम हॉकिंस को, जो पहली बार हिंदुस्तान में व्यापार की बात करने आता है जहांगीर से। तो यहाँ पर इसको मना कर दिया कि तुम्हारे साथ व्यापार हम नहीं करेंगे। इसके बाद में एक और अंग्रेज आता है, उसका नाम था सर थॉमस रो। कैसे याद करोगे? याद कर सकते हो, रो मतलब कोई आदमी भी आपके पास रोकर आ रहा है, रोते हुए आ रहा है। अब कोई आदमी आपके पास रोते हुए आता है तो आप क्या बोलते हो कि ठीक है तेरी बात मान लेता हूँ। मतलब सर थॉमस रो जब आया था तब जहांगीर ने बिजनेस करने की इजाज़त दे दी थी, परमिशन दे दी थी, क्योंकि वो उसके पास रोते हुए आया था इसलिए। ठीक है, यह 1615 में आया था, जहांगीर के दरबार में ही आया था। और कहाँ मिला था? ये मिला था अजमेर में। ठीक है, पहली बार जब कैप्टन विलियम हॉकिंस आया है वो मिला है आगरा में, ए से आगरा, ए से अजमेर। सेकेंड टाइम जब रोता हुआ आया है तो यह मिला है अजमेर में। ठीक है, जहांगीर ने इसको परमिशन दे दी थी व्यापार करने की। ठीक है, अब अंग्रेजों की भारत में कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी? पहली तो थी सूरत में। आज भी जब देखोगे तो सूरत में कपड़ों का अच्छा कारोबार चलता है ना। तो सूरत में थी, एक थी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, जहाँ पर जो डच है उन्होंने अपना कंपनी खोली थी। ठीक है, तीसरा है मुंबई। मुंबई में क्या हुआ था? मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में मिली थी। इसको जो सन है याद मत करना कब मिली थी। ठीक है, लेकिन ये आपके माइंड में होना चाहिए कि जो मुंबई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी। ठीक है, क्योंकि जो मुंबई है उस टाइम इसका नाम बम्बई हुआ करता था, पहले से नाम बॉम्बे हुआ करता था। तो जो बम्बई है वो पुर्तगालियों की फैक्ट्री हुआ करती थी पहले। अब फिर क्या हुआ, एक बार शादी हुई थी। शादी किसकी हुई थी? ब्रिटेन का तो राजा था और पुर्तगाल की थी राजकुमारी। तो उसी टाइम भी दहेज प्रथा हुआ करती थी। तो जो पुर्तगाली राजकुमारी है उसने बम्बई ब्रिटेन को एक दहेज के तौर पे दे दिया था, या फिर मैं कहूँ उपहार के तौर पे दे दिया था। ठीक है, तो पहले बम्बई था पुर्तगाली के पास था, अब आ गया है ब्रिटेन के पास में। इसलिए जो बम्बई है उसी में इंग्लैंड ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एक फैक्ट्री खोल दी थी। ठीक है, कौन सा राजा था? ब्रिटेन का तो राजा है प्रिंस चार्ल्स सेकंड और राजकुमारी है कैथरीन। थोड़ा माइंड में रखना इस चीज़ को कि पूछ सकता है कि किसकी शादी हुई थी तब पुर्तगाल ने जो बम्बई है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो ब्रिटेन का राजा है प्रिंस चार्ल्स सेकंड और पुर्तगाल की राजकुमारी है कैथरीन। ठीक है, इसके बाद में एक और फैक्ट्री बनाई गई थी कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता की स्थापना 1698 में की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। एक क्वेश्चन बनेगा, आपको याद होना चाहिए, कलकत्ता का फाउंडर किसको मानते हैं? कलकत्ता का संस्थापक किसको माना जाता है? आंसर जाएगा जॉब चारनॉफ। जॉब चारनॉफ। ठीक है, याद कर सकते हो, चार मीनार से याद कर सकते हो, जॉब चारनॉफ। ठीक है, जॉब चारनॉफ कलकत्ता का फाउंडर माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता की स्थापना की। ठीक है, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अन्य कंपनियों की फैक्ट्रियों पर भी कब्जा कर लिया था। ठीक है, यह कंपनी भारत की सबसे पावरफुल शक्तिशाली कंपनी बन गई थी। इस कंपनी ने भारत पर 1757 से शासन करना शुरू किया। पहले ये आए थे व्यापार करने के हिसाब से आए थे कि हम व्यापार करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब इनका यहाँ पर स्वामित्व या मैं कहूँ मोनोपोली बढ़ती हुई चली गई। सबसे पहले इन्होंने ये किया था कि यहाँ से हम बस कपड़ा है वो लेके जाया करेंगे। फिर इन्होंने यहाँ से माल भी लेना शुरू कर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा आतंक मचा दिया था। धीरे धीरे अंग्रेज़ी हुकूमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हिंदुस्तान पर इन्होंने राज कर लिया था। ठीक है, 1757 राज करना शुरू किया था। और गई कब थी? गई थी 1947 को, मतलब 200 साल के आसपास इन्होंने यहाँ पर रूल किया है, शासन किया था। ठीक है, उसके अलावा और पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में तो क्या क्या चीज़ें इन्होंने की थी। फिर आएगा गैनिस। ठीक है, फोर्थ नंबर पर कौन सी कंपनी आई थी? वो आई थी गैनिस। तो गैनिस आए थे डेनमार्क से, याद रहेगा। यह लोग भारत आए थे 1616 में आए थे, और यह अपनी पहली कंपनी की स्थापना, पहली फैक्ट्री थी गैनिस ने कहाँ खोली थी? वो खोली थी ट्रांकेबोर में, एक जगह है ट्रांकेबोर, वहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। यह कंपनी बहुत ज़्यादा पीसफुल थी, झगड़ा में यकीन नहीं करती थी। ठीक है,
इनको यहाँ के मालूम पड़ा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो बाकी कंपनियाँ हैं उनमें काफ़ी होड़ा होड़ी चल रही है व्यापार को लेकर, तो इन्होंने इस पर ध्यान दिया नहीं और यह इसने क्या किया, अपनी सारी फैक्ट्रियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी कि तुम ही रख लो, मुझे झगड़े में नहीं पड़ना, मैं तो वापस जा रही हूँ। किसने बोला? जो डेनिश कंपनी थी उसने, और यह 1845 में यहाँ से चली गई। तो इसका इतना कोई यहाँ पर रोल रहा नहीं। एक क्वेश्चन याद कर सकते हो कि डेनिश कंपनी ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? वो की थी कहाँ पर? जगह का नाम है क्रांतिवॉल में। ठीक है। फिर है फ्रांस, इम्पोर्टेंट है। यह कंपनी फ्रांस से भारत आई थी 1664 में। आपको ईयर सन याद ना रहे तो छोड़ देना। ठीक है। पहली फैक्ट्री बनाई थी सूरत में और दूसरी बनाई थी मसूली पकड़म में। ठीक है। यह कंपनी भारत में आने वाली एकमात्र सहकारी कंपनी थी, कोऑपरेटिव कंपनी थी। ठीक है। याद होना चाहिए, क्वेश्चन बनेगा कि यूरोपियन कंपनियों में से एकमात्र कौन सी सहकारी कंपनी थी? आंसर होगा फ्रांसीसी कंपनी। ठीक है। इस कंपनी की स्थापना फ्रांस का एक मंत्री था, फ्रांसीसी मंत्री था, नाम था कोलवई, उसने की थी। और ये क्वेश्चन भी याद कर लेना कि जब फ्रांस ने इंडिया में अपनी कंपनी की स्थापना की थी तो उस समय राजा कौन था फ्रांस का? वो था लुई 14 हाँ। और फ्रांस ने ही पांडिचेरी या पुडुचेरी जिसको आजकल बोलते हैं उस शहर की स्थापना की थी। ठीक है। और इसे कंपनी का मुख्यालय भी बनाया था। और पांडिचेरी या पुडुचेरी शहर की स्थापना फ्रैंको मार्टिन ने की है, याद होना चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन तो पहले आया था, कोलकाता शहर का फाउंडर या संस्थापक किसे कहते हैं? वो कहते हैं जॉब चार्नोक को। ठीक है। एक क्वेश्चन यह बनेगा, जो पुडुचेरी है जो फ्रांस से इसी कंपनी ने बसाया था, तो जो पुडुचेरी शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? नाम जाएगा फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन। ठीक है। यह इस कंपनी का भारत में प्रसिद्ध जो फेमस गवर्नर हुआ है उसका नाम था डुप्ले, नाम याद होना चाहिए। ठीक है। नाम था डुप्ले। फ्रांसीसी कंपनी ने ही भारत में फूट डालो और राज करो की पॉलिसी की शुरुआत की थी कि इनको आपस में ही लड़ाओ, आपस में लड़ाकर इनको आपस में ही मरने दो, जिससे हम यहाँ पर रूल कर सकें। ठीक है। इस कंपनी का भी सबसे अधिक संघर्ष है, झगड़ा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही हुआ है। और अब एक युद्ध है, जैसे एक युद्ध पहले आया था बेदरा का युद्ध, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो डच कंपनी है उनके बीच में हुआ था, जिसमें डच कंपनी हार जाती है। ऐसे ही एक युद्ध आपको यह याद रखना है, बांडीवास का युद्ध। पूछते हैं एग्जाम में कि बांडीवास का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांस है वो हार जाती है किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। और इसको हराने के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे पावरफुल यूरोपियन कंपनी बन गई थी। ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी भारत में पांडिचेरी नामक शहर से 1954 में चली गई थी। ठीक है। याद रहेगा आपको, सबसे पहले कंपनी आई थी पुर्तगाली, सबसे पहले आई थी, सबसे आखिरी में गई है। आखिरी में कहाँ से गई है? आखिरी में गई है आपके गोवा से 1961 में। ठीक है। फिर बात आती है जो फ्रांस है, फ्रांस ने कहाँ पर राज किया था? एक तरह से जो पुर्तगाल है वहाँ से, पुर्तगाल क्यों सॉरी, जो पुडुचेरी है वहाँ से गई थी। ठीक है। और पुडुचेरी शहर का एक तरह से फाउंडर किसको मानते हैं? किसने पुडुचेरी शहर की स्थापना की थी? फ्रैंको मार्टिन ने। ठीक है। और कोलकाता की किसने की थी? जॉब चार्नोक ने। ठीक है। थोड़ा याद होना चाहिए आपको। बेदरा का युद्ध हुआ है डच और ईआईसी के साथ में। बांडीवास का युद्ध हुआ है फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। ठीक है। अब आया है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। अब चूंकि जो बंगाल का मैं बात करूं, आज का बंगाल और पहले का बंगाल काफ़ी अलग था। आज के बंगाल में हो सकता है कि कुछ भी आपको गलत या सही देखने को मिल जाए, लेकिन मैं कहूँ अगर हमारे यहाँ पर जैसे जो भी क्रांतिकारी हुए, या मैं कहूँ सबसे पहले जहाँ क्रांति की शुरुआत हुई है, क्रांति का बिगुल बजाए वो बजा है पश्चिम बंगाल से। ठीक है। जैसे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हैं, तो जितने भी ये हुए हैं इन्होंने सबसे पहले आज़ादी का बिगुल बजाया है वो बंगाल से बजाया। जैसे कि जब क्रांति हुई थी 1857 की, वो भी बंगाल से ही हुई थी। नाम था बैरकपुर छावनी, आपने नाम सुना होगा, जब मंगल पांडे थे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ था बंगाल पर। ठीक है।
तो पहले बात आती है कि बंगाल का संस्थापक कौन था। बंगाल का फाउंडर था उस टाइम पे, उनका नाम था मुर्शिद कुली खां। आपको याद होना चाहिए यह नाम, क्वेश्चन पूछा जाता है। बंगाल का फाउंडर कौन था, ठीक है, उस समय था मुर्शिद कुली खां। याद कर सकते हो कुली से कि कोई आदमी है वो कुली का काम करता है, ऐसे थोड़ा माइंड में सेट रख सकते हो आप। बंगाल का हो गया फाउंडर। उसके बाद में बीच में और राजा भी आए थे, लेकिन उसके बाद में आया था एक, उनका नाम था सिराजुद्दौला। आपने नाम सुना भी होगा, ठीक है। इन्हीं के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध क्या है, आपने सुना भी होगा इसका नाम। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, क्योंकि अंग्रेज बंगाल को हथियाना चाह रहे थे, बंगाल पर कब्जा करना चाह रहे थे, और बंगाल खुद को अंग्रेजों को देना नहीं चाह रहा था। तो अंग्रेज कैसे भी करके पहले, सबसे पहले बंगाल को छीनना चाहते थे कि बंगाल को छीन लेंगे तो पूरे हिंदुस्तान पे आराम से कब्जा कर लेंगे और अपना व्यापार है उसको और बढ़ाएंगे और हिंदुस्तान में जुर्म करेंगे, ठीक है। तो नाम याद होना चाहिए, प्लासी का युद्ध इम्पोर्टेंट है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था, 1757, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर आपको एक और चीज़ याद करनी है, 1757 के 7 साल बाद, 7 साल बाद, 7 ईयर्स बाद एक युद्ध और हुआ था, ठीक है। अपन देख लेंगे, चलो आगे थोड़ा सा यहीं पर है वरना भूल जाओगे। तो याद रहेगा, जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल में राजा कौन था, नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध आ गया है, 1757 में हुआ था। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें लॉर्ड क्लाइव या मैं कहूँ रॉबर्ट क्लाइव, इंपॉर्टेंट नाम है, याद होना चाहिए, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। क्वेश्चन बन सकता है, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, वो कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और अपने यहाँ बंगाल की साइड से था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को हरा दिया गया है प्लासी के युद्ध में, ठीक है। और ये युद्ध हुआ क्यों था, हुआ ये था कि अंग्रेज है वो बंगाल में कुछ काम कराना चाह रहे थे, या मैं कहूँ कि अपनी जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसको आगे बढ़ाना लेकर चाह रहे थे। तो बंगाल है उसने मना कर दिया, ठीक है, ये है कि ये आपका नहीं है, हमारा है, हमारा बंगाल है। अंग्रेज नहीं माने और यहाँ पर फिर झगड़ा हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ है, सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच हुआ है, सिराजुद्दौला जिसमें हार गया, ठीक है। और सिराजुद्दौला हारे क्यों थे, हारे इसलिए थे क्योंकि उनके सेनापति हुआ करता था, उनका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है, याद रहेगा, मीर जाफर। क्वेश्चन बन सकता है, सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था, कि मीर जाफर ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो सिराजुद्दौला है वो हार गए, ठीक है, तो फिर राजा कौन बनेगा, अब बनेगा मीर जाफर, क्योंकि मीर जाफर ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया है। हिस्सा क्यों नहीं लिया है, क्योंकि उसको अंग्रेजों ने पहले ही बोल दिया था कि तू लड़ाई में साथ मत देना, हम तेरे को राजा बना देंगे। तो राजा बन चुका है मीर जाफर। यह सेनापति हुआ करता था सिराजुद्दौला का, ठीक है। अंग्रेजों ने इसको राजा इसलिए बनाया था कि जैसा जैसा हम तेरे से बोलेंगे तू ऐसा ही काम करते रहना, ठीक है। जैसा कि होता है ना कि चलो ठीक है, वो कुछ और फालतू बात हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पद किसी और का, लेकिन उसको आदेश कोई और दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ ही ये सेम चीज़ थी, अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल में हुकूमत तो या मैं कहूँ राज कोई और करता रहे, लेकिन आदेश हमारे चलें, इसलिए मीर जाफ़र को वहाँ का राजा बनाया था। लेकिन मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की ख्वाहिशें, इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसको हटा दिया, ठीक है। मीर जाफ़र के बाद लाया गया था मीर कासिम को, ठीक है। यह कौन था, यह था मीर जाफ़र का दामाद, दामाद था, इन-लॉज था, सन इन-लॉ था इसका, मीर जाफ़र का, ठीक है। लेकिन यह भी अंग्रेज़ों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए इसको भी वहाँ से हटा दिया गया राजा की गद्दी पे से। फिर से मीर जाफ़र को लाया गया वापस से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनेगा कि बक्सर का युद्ध किसके समय में लड़ा गया था, उस समय राजा कौन था, वो था मीर जाफ़र। बंगाल का राजा कौन था उस टाइम पे, तरह से वो था मीर जाफ़र। और प्लासी के युद्ध के समय कौन था, बताओ कौन था,
सिराजुद्दौला। ठीक है, दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। और दोनों जो युद्ध है उनके बीच में 7 साल का गैप है, याद कर सकते हो। आपको प्लासी का युद्ध तो याद होना चाहिए 1757, बाद में आ रहा है 7, तो 7 कर दो ऐड, बन जाएगा 1764, 1764। उस समय लड़ाई हुई थी बक्सर की। इस समय कौन है बंगाल में? बंगाल में है मीर जाफर। मीर जाफर, जाफर कौन है? जिसने पहले सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया था। तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी के समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया था और 1765 में ही मीर जाफर की मौत हो जाती है। ठीक है, अब फिर बक्सर के युद्ध के बारे में देख लेते हैं। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के 3 राजाओं के बीच हुआ था। एक नाम तो आपने देख ही लिया है, बंगाल की साइड से कौन था? वो था मीर कासिम। मतलब जो मीर जाफर है, मीर जाफर तो राजा था, लेकिन यह खुद लड़ने नहीं गया था। एक तरह से लड़ने के लिए गया था मीर कासिम। ठीक है, तो मीर कासिम हो गया बंगाल की तरफ से। अवध की ओर से था शुजा-उद-दौला। अवध की ओर से कौन था? वो था शुजा-उद-दौला। और एक मुगल राजा भी था, उसका नाम था आलम शाह सेकंड। याद रहे आपको, एक आलम शाह एक और आए थे। वो कब आए थे? जो सैयद वंश के जो लास्ट राजा हुआ करते थे, है ना, जिन्होंने अपने अपने राज्य को अपने सेनापति बहलोल लोदी के पक्ष में अपने राज्य को छोड़ दिया था। उसके बाद में लोदी वंश की स्थापना होती है। याद आ गया ना? तो यह है शाह आलम सेकंड। ठीक है, यह आपके मुगल राजा हैं। ठीक है, मीर कासिम युद्ध छोड़ के भग गया था, है ना, पर डर के मारे जो मीर कासिम है ये युद्ध छोड़ के भग गया था। और अंग्रेजों ने भारत के जो अन्य 2 राजा हैं, शुजा-उद-दौला अवध से और मुगल राजा थे शाह आलम सेकंड, उनको हरा दिया था। उसके बाद में बनते हैं कौन सा? नजमुद्दौला। ठीक है, यह मीर जाफर का छोटा पुत्र था, बेटा था। इसके शासन में ही DRकी या मैं कहूँ द्वैध शासन, जहाँ पर 2 शासन चलते हैं, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग हुई थी। क्वेश्चन बन सकता है बंगाल में किस राजा के समय में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी? आंसर जाएगा नजमुद्दौला। ठीक है, और जो द्वैध शासन है उसकी शुरुआत किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। आपको बताया भी था मैंने कि जो प्लासी का युद्ध हुआ है वो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की ओर से आया था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव अभी चला हुआ आ रहा है, उसने ही जो नजमुद्दौला है उसके समय में द्वैध शासन की स्टार्टिंग की थी, जिसको बाद में कौन हटाता है? वो हटाता है वॉरेन हेस्टिंग्स। आप पढ़ोगे इसके बारे में भी आगे, ये कौन बनता है, ये गवर्नर था बंगाल का या कौन था, सब बातें आएंगी अभी। ठीक है, अब चूंकि बक्सर का युद्ध हो चुका है, कब हुआ है? 1764 में। तो इसकी जीत के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की शक्तिशाली कंपनी बन गई थी। और कब हुआ है? ये हुआ 1764 में। ठीक है, अब है बंगाल के गवर्नर के बारे में। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए। मैं इसको आपको याद करवा भी दूंगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे घूम फिर के क्वेश्चन एक पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो पहले बात आती है, आपको 5 चीज़ें याद करनी है। जब भी बात आएगी गवर्नर की, 5 चीज़ें याद करनी है। पहले आपको याद करना है बंगाल का गवर्नर। ठीक है, सेकंड पॉइंट रहेगा बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, फिर तीसरा आपको याद करना है भारत का गवर्नर जनरल। दिख रहा होगा आपको, पहले बताया था मैंने आपको गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर। सेकंड पे रहेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल। थर्ड पे रहेगा भारत का गवर्नर जनरल। फिर आपको पता होगा कि वायसराय पद बनता है, याद है ना? जब वायसराय पद की स्थापना होती है, जब क्रांति हुई थी 1857 की, उसके टाइम बोला गया था कि अब हम गवर्नर जनरल के पद को हटा के यहाँ पर एक वायसराय पद की स्थापना कर रहे हैं, जिसका पदभार स्वतंत्र होगा और एक तरह से जो इंग्लैंड की महारानी है उसके हाथ में उसका अस्तित्व रहेगा। ठीक है, चौथा आ गया वायसराय, और 5 में बन जाएगा स्वतंत्र गवर्नर जनरल। ये 5 आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में कहीं ना कहीं कैसे भी करके घूम फिर के आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखते हैं कि पहले कौन बना था, बाद में कौन बना था, सारी बातों को। ठीक है, तो पहले बात आती है कि पहले ओनली बंगाल में हुआ करता था गवर्नर। ठीक है, लेकिन जब प्लासी का युद्ध हो गया है 1757 में, उसके समय में एक नया पद बनाया गया था। ठीक है, उस पद को नाम दिया था इन्होंने गवर्नर जनरल।
तो बंगाल के गवर्नर जनरल नामक पद की शुरुआत प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में कर दी गई थी। ठीक है, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनाया था? मैंने आपको कहा था प्लासी का युद्ध हुआ है, उस समय कौन है? उस समय है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। आपके माइंड में सेट होनी चाहिए चीज़ें कि रॉबर्ट क्लाइव के समय ही प्लासी का युद्ध होता है ना, शुजाउद्दौला को हरा देता है, सारी बातें याद रहनी चाहिए। तो लॉर्ड क्लाइव है, यह बन गया है बंगाल का पहला गवर्नर। ठीक है, 1757 के समय में। आखिरी वाला कौन था गवर्नर? वो था वारेन हेस्टिंग्स। याद है ना कि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने शुरुआत की थी ड्वेल शासन की, है ना, नजमुद्दौला के समय में। खत्म कौन करता है? खत्म करता है वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ से आपको याद हो जाएगा चीज़ें ना। तो पहला गवर्नर कौन है बंगाल का? लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। खत्म किस पे हो रहा है? वारेन हेस्टिंग्स पे। ठीक है, और एक एक्ट आया था, कौन सा एक्ट है? उस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, याद होना चाहिए। और उस एक्ट की स्थापना हुई थी 1773 में, 1773 में। तो जो बंगाल का गवर्नर है उस पद को चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल एक नया पद बना दिया गया था। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, उसके बाद में अब आएंगे गवर्नर जनरल। अब वही जो गवर्नर था वो खत्म कहाँ पे हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में खत्म हुआ था। तो यहीं से आपको स्टार्ट करना है, वारेन हेस्टिंग्स से खत्म करना है। मतलब आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब बात आती है, इसके बाद में आएगा आपका भारत का गवर्नर जनरल। कैसे याद करना है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसके बाद से इस पद को भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। तो कौन से एक्ट के तहत हुआ था? उस एक्ट का नाम है चार्टर एक्ट 1833। आपको याद होना चाहिए ना। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, फिर आया था चार्टर एक्ट 1833 में। जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 वाला, उसमें तो बंगाल के गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल जीजी में चेंज कर दिया गया था। फिर जो चार्टर एक्ट आया था 1833 में, उस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको इंडिया का जीजी एक नया पद बना दिया गया था। तो याद रहेगा आपको। फिर है भारत का गवर्नर जनरल। पहला कौन सा? जो बंगाल का जीजी या बंगाल का गवर्नर जनरल, वहाँ खत्म कौन सा हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड हुआ था। तो यहाँ से उसको स्टार्टिंग कर देनी है। लास्ट कौन सा रहेगा? ये रहेगा लॉर्ड कैनिंग। याद कर लो, कैन से, कैन होती है ना, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यह बात है 1857 की। क्रांति हुई थी उस समय। क्रांति हुई थी तो एक तरह से यह बोल दिया गया था कि आपके यहाँ पर वायसराय पद आएगा और एक तरह से जो इंडियंस हैं ये अपना राज खुद चला सकते हैं, या मैं कहूँ उसकी जो बागडोर है वो महारानी है इंग्लैंड की, उसके हाथ में रहेगी। तो इसको नाम दिया गया था भारतीय शासन अधिनियम। 1858 में हुई थी, है ना। मतलब जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसके एक साल बाद में भारतीय शासन अधिनियम। इसमें जो इंडिया का गवर्नर जनरल है उसके पद को हटा के एक नया पद बनाया गया जिसको नाम दिया गया वायसराय। ठीक है, अब आएगा भारत के वायसराय। इसमें कैसे कहानी रहेगी? जो लास्ट वाला भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग, कैन वाला लॉर्ड कैनिंग। तो वो तो बनेगा भारत का पहला वायसराय। फिर जो अंतिम वायसराय कौन रहेगा? आप सभी ने नाम सुना ही होगा, जिसने एक तरह से भारत को आज़ाद करवाया था ईस्ट इंडिया कंपनी से। उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, 1947 में। ठीक है, और जो यह कौन से एक्ट के तहत एक तरह से वायसराय को हटा के एक नई पोस्ट बनाई गई थी? मतलब एक स्वतंत्र गवर्नर जनरल जिसके ऊपर किसी का हस्तक्षेप नहीं है, जो भी करना है इंडियंस को अपने हिसाब से करना है। तो वो एक्ट था भारतीय आज़ादी अधिनियम। याद कर सकते हो एक तरह से 1947 में भारत है वो आज़ाद हो चुका था। तो इस एक्ट को नाम दिया गया था भारतीय आज़ादी अधिनियम 1947। इस एक्ट के तहत वायसराय पद को भी हटा के एक स्वतंत्र, या मैं कहूँ फ्री गवर्नर जनरल पद की स्थापना कर दी गई थी। याद रहेगा, पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, फिर है स्वतंत्र गवर्नर जनरल।
इसमें सबसे पहले बनाए गए थे, उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, पता है आप सभी को, देखा था अभी। लेकिन इन्होंने भी यहाँ पर एक्चुअली हुआ ये था कि जब भारत और पाकिस्तान को अलग अलग किया गया था, 1947 में किया गया था, 14 अगस्त की रात थी उस समय, तो पाकिस्तान ने कहा था कि हम तो हमारे स्टेट को, या मैं कहूँ हम हमारे देश को खुद ही चला लेंगे, हमें आपकी हेल्प की या सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान, इंडिया था उस समय, नया नया आज़ाद हुआ था, उन्हें पता नहीं था कि कैसे चीज़ें करनी हैं, कैसी चीज़ें नहीं करनी हैं। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन है, उनसे कहा कि आप यहाँ पर कुछ दिन रहिए, आप गवर्नर जनरल हैं, वो बने रहिए, जब तक हम हमारे यहाँ की चीज़ों को अच्छे से व्यवस्था है बना लेंगे, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए 1 साल के अराउंड जो लॉर्ड माउंटबेटन है हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक है। उसके बाद में 1948 के बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को स्वतंत्र या फ्री गवर्नर जनरल बनाया गया था, याद रहेगा। पहले गवर्नर जनरल हैं वो राजगोपालाचारी नहीं थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछा जाएगा आपसे स्वतंत्र भारतीय या फिर इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, तो आंसर जाएगा राजगोपालाचारी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आएगा कि फ्री या स्वतंत्र गवर्नर जनरल पहले कौन थे, आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 1950 तक रहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है फिर 1951 में चुनाव हो जाते हैं पहली बार, जहाँ पर जो अपने राजेंद्र प्रसाद हैं उनको राष्ट्रपति बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू है उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, और जो बलदेव सिंह हैं उनको रक्षा मंत्री बनाया गया था, और आई थिंक शिक्षा मंत्री बनाया गया था अबुल कलाम आज़ाद को, ठीक है। गृह मंत्री बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चीज़ें इस तरह होती हुई जा रही थी 1951 के बाद में। तो 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को स्वतंत्र गवर्नर जनरल बनाया गया था, और फिर हमारे देश का संविधान तैयार हो गया था। तैयार तो हालांकि 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, है ना। और 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ था, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो पद है उसकी स्थापना की गई थी, याद रहेगा आपको। तो प्रेसिडेंट है 1950 के बाद से हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का पद तैयार हो गया था, और फिलहाल आपके प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे, या मैं कहूँगा अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, उसका नाम रहेगा 1857 का विद्रोह या क्रांति, ठीक है। तो यहीं से आपके जो वायसराय पद है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो ऐसा क्या हुआ था कि अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को वायसराय पद की स्टार्टिंग या शुरुआत करनी पड़ी थी, ऐसा पद बनाया गया था। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी है, आपके काम की रही हो, आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत की है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक पहुँचती रहेगी। और मैं फिर कह देता हूँ कि इन्हीं वीडियोस से आपको जो क्वेश्चंस हैं आपके जो एग्ज़ाम में आते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और मेरी कोशिश ये है कि आपको पढ़ने में मज़ा भी आए, आपको पता ही नहीं पड़े कि कब में हमने इतना सारा पढ़ लिया, और आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी हो रहे हैं बिना अपने दिमाग पर कोई भी लोड दिए हुए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।